नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एज नॉलेज एंड मोर पर। नेक्स्ट टॉपिक जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चल रहा था उसी के अंतर्गत है। ये आगे का टॉपिक मैंने चुना है, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत बार ऐसा सुनने और देखने को मिलता है कि वहित मल का उपचार हम कैसे करें, उसमें माइक्रोब्स की क्या भूमिका हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे सभी वीडियो। मैं बताऊँगा कि कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है उस वाटर का जो वाटर वेस्ट होता है, मतलब आपके घरों से निकले हुए पानी जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। उसके बाद उसको जो कैनल होते हैं, जो नालियाँ बनी हुई होती है, उसमें बहा देते हैं। उन सारे में कई प्रकार के अपशिष्ट रहते हैं। उन पानी में कई प्रकार के अपशिष्ट रहते हैं, जैसे मलमूत्र हो गया, रसोई के अपशिष्ट हो गए सारे। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री से निकले हुए पानी में कई प्रकार के अपशिष्ट आदि मिले होते हैं। उन सारे को एक साथ हम लोग सीवेज कहते हैं, वाहित मल कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सीवेज का निस्तारण बहुत ज़रूरी है। सीवेज के निस्तारण के द्वारा हम आसानी से उस पानी को कुछ हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक इतना साफ़ और स्वच्छ कर सकते हैं कि अगर वो नदी और तालाब, झील वगैरह, समुद्र वगैरह में जाता है तो किसी भी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट वो नहीं दर्शाता है। मतलब जितने भी प्रकार के उसमें हानिकारक तत्व और पदार्थ मौजूद होंगे उन सबको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाने लगा है, जिसको हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट विद माइक्रोब्स कह सकते हैं आप लोग, या माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो सीवेज सूक्ष्म विज्ञान आपको पता होना चाहिए। जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन सिविलाइजेशन होता है, उसके फलस्वरूप बहुत सारे मात्रा में वाहित मल या फिर बहुत सारे मात्रा में वाहित मल जल का प्रवाह नदियों को, बड़े बड़े तालाबों को, झील झरनों को और समुद्र को बाद में प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो उनको सफाई के लिए एक योजना बनाया गया, उनकी सफाई के लिए एक योजना बनाया गया जिसको हम लोग सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होगा वो माइक्रोब्स की सहायता से होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लान है, सीवेज ट्रीटमेंट की योजना है, इसको चाहे कोई भी साइंटिस्ट कितना भी बड़ा भारी भरकम क्यों न बना दे, विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट माइक्रोस्कोपिक एनिमल आप इसको पूरी तरह से उतने साफ नहीं कर पाएंगे जो दूसरे एनिमल्स के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि इस टेक्निक में हम उस हार्मफुल इफेक्ट दर्शाने वाले सारे मटेरियल्स को, चाहे वो एबायोटिक हो चाहे बायोटिक हो, अजैविक हो चाहे जैविक हो, सबको उस हद तक कम कर सकते हैं जिससे दूसरे एनिमल लाभान्वित हो, न कि उनको हानि हो। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो आगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बात कर रहा हूँ रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट का। शुरुआती कंटेंट आपने सुना। ठीक है, मैं उसी के आगे जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं इसमें, क्या क्या अवयव होता है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज, मतलब सीवेज में क्या क्या हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं होगा आप इलाज कैसे करेंगे, उसका उपचार कैसे करेंगे। तो देखिए, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एबायोटिक अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में क्या क्या आएगा देखिए, आपको इसमें इस प्रकार के सीवेज में ज़्यादा मात्रा पानी की होती है। ठीक है, लगभग 98 to 99% भाग होता है, लेकिन उसमें घुलित कई प्रकार के प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, और कई प्रकार के फैट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो वो डिटर्जेंट्स किसी भी प्रकार का यूज़ करते होंगे, डिटर्जेंट यूज़ करते होंगे, सारे डिटर्जेंट्स के उसमें केमिकल उसमें मिले हुए होंगे, यूरिया भी हो सकता है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है बायोटिक मतलब जैविक घटक या जैविक घटक कह सकते हैं आप लोग, जैविक घटक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कई प्रकार के वायरस होते हैं, जैसे पी वायरस मतलब पोलियो वायरस, ऐसा कहिए आप। हिपेटाइटिस के वायरस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, एडिनो वायरस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और दूसरे प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं, जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई,
ठीक है, क्लास्ट्रीडियम, माइक्रोकॉकस, लैक्टोबैसिलस, स्पाइरोकीट्स, बैक्टीरियोइड्स और बहुत सारे एनिमल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कई विशेष प्रकार के फंगस भी देखने को मिलेंगे, फंगस कवक मिलेंगे, और इसमें इस कोशिका ये सेल्स भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, और दूसरे प्रकार के मोल्ड भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बायोटिक में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ घटक के रूप में सीवेज प्लांट में, सीवेज वाटर में आपको दिखाई देगा। अब छोटा सा बात, ये सवाल ये कि क्यों हमको इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो एक सिंपल सा सरल सा लाइन में कह देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट हमें इसलिए करना चाहिए कि जो वाहित मल है उसका हम उपचार कर लें और उसको इस हद तक उपयोग के लायक बना दें। अगर उसका उपयोग कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म करता है, नदी तालाब झील झरने में जाता है, तो वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उनको कम से कम हानि पहुँचाए, मतलब उसको साफ करते हैं हम लोग, तो उस हद तक साफ करते हैं कि कम से कम हानि पहुँचाए उसको, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट की या और डिस्पोजल की। क्या क्या सीवेज उपचार और निस्तारण की विधियाँ हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सीवेज उपचार और निस्तारण की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। सीवेज या वाहित मल के उपचार और निस्तारण का उद्देश्य यही है, जैसे मैंने कहा था कि कई अपशिष्ट होते हैं उसको अलग करना है ताकि उसको कम हानिकारक, कम हार्मफुल बनाए, कम से कम वो दूसरे लोगों को या फिर ये कहें कि दूसरे एनिमल्स को प्रभावित करे। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, देखिए मैं एक प्लान बताऊंगा, जो अभी थ्योरी कहूँगा उसका, तो उसको भी ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। वो प्लान से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन पहले थ्योरी बता देता हूँ आपको, ठीक है। मेथड्स इस प्रकार से हो सकता है कि इसमें 2 टाइप्स के मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो होता है इसको फिजिकल ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम लोग। फर्स्ट को कह देंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल बोलते हैं इसको, फिजिकल ट्रीटमेंट, भौतिकी उपचार। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, जो सीवेज वाटर होता है उसमें कई प्रकार के जो तत्व घुले होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, उनको एक यांत्रिक विधि के द्वारा छान के अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सीवेज को हम एक फिर ग्रिट वाले कक्ष में ले जाते हैं, जहाँ पर सेटलिंग होता है, कहने का मतलब जो उसमें ठोस मिट्टी के कण, बालू के कण वगैरह रहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो ठोस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। बाद में उसको दूसरा टंकी में ले जाकर क्लोरीनीकृत करके जल में वापस छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वाहित मल जल होता है उसको छोटे बड़े उसमें उपस्थित छोटे बड़े कण को फिल्ट्रेट करते हैं, सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग कर दिया जाता है उसको। शुरुआत में वो तैरते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उस कक्ष में जाने के बाद वो नीचे में बैठा हुआ आपको दिखाई देगा, केवल स्लज के रूप में नीचे प्राथमिक अपंग के रूप में, स्लज के रूप में आपको दिखाई देगा, और ऊपर जो पानी बहिस्राव के रूप में होगा उसको उस टैंक से, प्राइमरी टैंक से दूसरे टैंक में ले जा लिया जाता है। तो ये होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल बोल सकते हैं। सेकेंड आता है इसमें जो दूसरा होता है ये कहलाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या इसको बोलते हैं जैविक उपचार, जो हमारा इस टॉपिक का उद्देश्य है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अर्थात होता है जैविक उपचार। जैविक उपचार कैसे करेंगे, जो प्रारंभिक टैंक से पानी निकल कर आ रहा है, स्लज वहाँ पर बैठने के बाद, प्राथमिक अपंग छोड़ने के बाद में जो द्वितीय टैंक में आ रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े वायवीय टैंकों में गुजारा जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बड़े बड़े वायवीय टैंकों में गुजारा जाता है। टैंक कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, क्या क्या टैंक हो सकता है, कई विधि हो सकती है, जैसे सेसपूल विधि हो सकता है, सेप्टिक टैंक विधि हो सकता है, इमहाप टैंक हो सकता है, और म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के इसमें मेथड आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक समरी बता रहा हूँ, एक सारांश ये बता देता हूँ कि जो प्राथमिक टैंक से बहिस्राव को छोड़ा जाता है उसको बड़े बड़े दूसरे टैंक में ले जाया जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है। ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है उसमें बड़े बड़े टैंक होते हैं, जहाँ पर वायु का आदान प्रदान होते रहता है, वायु का प्रवाह होते रहता है। वायु के माध्यम से कई प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर पानी में पड़ते जाते हैं। जीवाणु वहाँ पर जेली के रूप में वहाँ पर ग्रो करते जाते हैं, एक झुंड के रूप में वहाँ पर ग्रो करते जाते हैं। सारे के सारे माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस बहिस्रावी में उपस्थित जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके मेन कंटेंट को वो खपत कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। मतलब जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, इन सब को
माइक्रोब्स जो हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से हम अंदर इंटर करा रहे हैं, वो इसको डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, याद रखेंगे। ठीक है, पचा कर क्या करता है? उसके बीओडी को घटाने का काम करता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को घटाने का काम करता है। ठीक है, बीओडी उस मात्रा को संदर्भित करता है ऑक्सीजन की, जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता है। मतलब इस टैंक में बार बार तब तक वायु प्रवाहित की जाती है जब तक उसका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम ना हो जाए। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो जान लीजिए वो ज़्यादा प्रदूषित पानी है। समझ लीजिए इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है का मतलब होता है कि वो ज़्यादा प्रदूषित पानी है, याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा लगातार वायवीय संचरण के द्वारा, ये प्रवाह के द्वारा, वायु के प्रवाह के द्वारा उसको अपेक्षाकृत कम हानिकारक में अपघटित करते जाते हैं, अपघटित करते जाते हैं, अपघटित करते जाते हैं। ठीक है, इतना देर तक किया जाता है जब तक उसमें बीओडी घट ना जाए। ठीक है, जल का एक नमूने में सूक्ष्मजीव द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन हम बीओडी परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। हम लोग को पता होना चाहिए डायरेक्टली पानी में जो कार्बनिक पदार्थ का मापन है वही बीओडी है। हम अब समझ ले कि बीओडी का मतलब क्या होता है। पानी में जितने भी प्रकार के कार्बनिक मटेरियल होता है वही उसका बीओडी कहलाता है। ठीक है, मतलब जितना वेस्ट मटेरियल पानी, वेस्ट पानी कहेंगे, वेस्ट वाटर कहेंगे, व्यर्थ जल कहेंगे, उसका बीओडी अधिक होगा। उसका पॉल्यूशन की क्षमता, उसकी पॉल्यूटेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो पहली टैंक से पानी आई है, पहले टैंक से जो पानी छोड़ा जाता है उसको जो दूसरे वायवीय टैंक में डाला जाता है, वायु के माध्यम से कई प्रकार के माइक्रोब्स उसमें प्रवाहित की जाती है, वो बीओडी की मात्रा को वहाँ पर घटाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बैसिलस सबटाइलिस है, बैसिलस सबटिलिस नामक एक बैक्टीरिया का नाम मैं ले रहा हूँ, इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस टैंक में आकर क्या करते हैं, लगातार वहाँ पर वायु प्रवाहित कर रहे हैं सेटलिंग टैंक में भेजकर, तो वहाँ पर क्या होता है, बैक्टीरिया का जो एक फ्लास्क बन जाता है, वहाँ पर एक झुंड बन जाता है। ठीक है, बंचेस, गुच्छे बन जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर वो सेडिमेंट हो जाता है, अवसाद में परिवर्तित हो जाता है। क्या? कार्बनिक मटेरियल अवसाद में कन्वर्ट होगा, मतलब अपंग के रूप में कन्वर्ट होगा, और वो अपंग धीरे से छोटे से भाग को उसके जो अपंग होंगे उसको फिर से एक दूसरे वायु टैंक में गुजारते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो बचा हुआ अपंग होता है वो बड़ा टैंक में फिर से पंप किया जाता है। बचा हुआ जो अपंग है उसको बड़े टैंक में फिर से उसमें भेजा जाता है। वहाँ पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के माध्यम से फिर से उसका पाचन होता है, वहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ है उसका। इस प्रकार वहाँ पर जीवाणु अलग अलग टैंक में लगातार वृद्धि करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, वृद्धि करते जाता है। एक समय आता है कि इतने मात्रा में उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है कि पाचन के बाद वहाँ पर कई प्रकार के गैस निकलते हैं, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन सल्फाइड उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार का बायोगैस होता है। ज्वलनशील होने के कारण आप उसका उपयोग ईंधन स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर लेते हैं, इसके पश्चात जो वाहित मल है उसको बहिस्राव के द्वारा, आउटलेट के द्वारा बड़े बड़े सोर्स में, नदी में, तालाब में, झील, झरने, समुद्र तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, कम से कम अशुद्धियाँ, कम से कम प्रदूषित पानी दूसरे बड़े स्रोत तक पहुँच पाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो इस पॉइंट में मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये। अब इसके लिए मैं एक प्लान बता रहा हूँ आपको, इस प्लान को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी प्लान के आधार पर वहाँ पर गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया गया है। आप लोग को पता होगा, टीवी वगैरह में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, अशुद्धि को कम करके साफ पानी को बड़े स्रोतों तक डाला जाता है। तो देखिए, एक प्लान मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो रॉ स्लज होता है, रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप लोग इसको, सॉरी, स्लज जो होता है रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप इसको, इन्फ्लुएंट, इसको कहाँ पर भेजा जाता है, स्क्रीन्स एंड ग्रिट चैम्बर्स में भेजा जाता है। किस में भेजा जाता है? ये जो चैम्बर होता है, स्क्रीन एंड ग्रिट चैम्बर, ग्रिट चैम्बर। ठीक है, ये जो स्क्रीन एंड ग्रिट चैम्बर है,
यही स्क्रीन एंड ग्रिड चैम्बर प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती है, याद रखना। मतलब ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो अवसादन बनता है वो नीचे तल में बैठ जाता है, ठीक है। फिर भी जो ठोस मटेरियल यहाँ पर रुक जाता है, स्क्रीन में छन जाता है कहना चाहिए। छनने के बाद नीचे आगे फिर से जो स्लज वाटर है वो आगे बढ़ता है, वो एक टैंक में जाता है, प्री सेटलिंग टैंक में जाता है। किस में जाता है? प्री सेटलिंग टैंक की ओर जाता है। प्री सेटलिंग टैंक में जाकर क्या करता है, यहाँ पर सेटलिंग टैंक में उसका अवसादन होता है। ये वायवीय कोष होता है, वायवीय कोष्ठ होता है, वायवीय पात्र होता है, ठीक है, जहाँ पर वायु के माध्यम से यहाँ पर माइक्रोब्स प्रवेश करा दी जाती है। क्या प्रवेश करा दी जाती है? माइक्रोब्स इंटर करा दी जाती है इस टैंक में। और यहाँ पर क्या होता है, उसका सेडिमेंटेशन होता है, मतलब अवसादन होता रहता है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में स्लज का जो पानी में घुला हुआ है वो बैठना शुरू हो जाता है और स्लज को फिर से स्लज डाइजेस्टर टैंक में कलेक्ट कर ली जाती है। स्लज डाइजेस्टर टैंक में कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपेक्षाकृत जो छने हुए पानी है, स्लज वाटर है। स्लज वाटर जो है, इसमें फिर भी अशुद्धियाँ अगर रहती है तो फिर से इसको एक दूसरा टैंक में भेजा जाता है, जिसको स्लज एरिएशन टैंक बोलते हैं हम लोग। स्लज एरेशन टैंक में भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर से इसमें स्लज जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है। कुछ स्लज की मात्रा, स्लज विथ सम वाटर, यहाँ पर अगर छाने हम तो स्लज ज़्यादा मात्रा में स्लज, लेकिन कम मात्रा में वाटर इसमें मिलेगा। स्लज विथ वाटर, ऐसा स्लज विथ वाटर, सम वाटर, ठीक है। तो स्लज है तो स्लज और डाइजेस्टर टैंक में आ जाता है, ठीक है, पानी, हल्की पानी के साथ में। और ठीक है, और जो पानी है उसको फिर से स्लज वाटर के रूप में इसको दे देते हैं। फिर से ये प्रक्रिया होती रहती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लज एरेशन जो टैंक बना है, इसी स्लज एरेशन टैंक से कई प्रकार के माइक्रोब्स फिर से इसमें प्रवाहित की जाती है। कई प्रकार के माइक्रोब्स इसमें प्रवाहित की जाती है। इस जब माइक्रोब्स प्रवाहित करते हैं तो इसका BOD का लेवल घट जाता है। इस टैंक में BOD का लेवल घट जाता है, मतलब अपेक्षाकृत वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद में उसको क्लोरिनेशन की प्रक्रिया की जाती है। क्लोरिनेशन की प्रक्रिया की जाती है। इसके बावजूद अगर कुछ बचा रहा है तो इस प्रक्रिया में ख़त्म हो जाए। उसके बाद में जो पानी बनता है, पानी बचता है, उस पानी को सीधे सीधे बड़े बड़े सोर्स, नदी वगैरह में, रिवर या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम को दे दी जाती है। जहाँ जहाँ से पानी टैंक तक जाएगी या उसके सोर्स तक जाएगी, वहाँ तक दे दिया जाता है, भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे माइक्रोब्स की सहायता से, सूक्ष्मजीव की सहायता से सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज अभी की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक थैंक यू।